नाज़रीन, मैंने इससे कबल जो क्लास आप लोगों के बीच में लिया था उसमें हमने गुप्त हुकूमत के हुक्मरां की शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई और उनके कौन से वजूहात थे और ये किस ज़ात के थे और तवारीख़दानों ने इनको किस तरीके से इनके ज़ात के ऊपर जो है रोशनी डाली है। मैंने तफसील के साथ पहले मैं बता चुका हूँ। इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने जो गुप्त ख़ानदान के बारे में आप लोगों के बीच में रोशनी डाली थी उसमें अगर किसी तरीके का सुझाव या किसी तरह का सवालात आप अगर पेश करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात शेयर कर सकूं। मैं इससे कबल मैंने गुप्त ख़ानदान के बारे में ये कहा था कि गुप्त ख़ानदान का दौर, वो दौर जो है वो सुनहरा अरबाब था और इसके ज़वाल पजीर होने की कौन कौन से वजूहात थे और ये लिटरेचर में, सकाफ़ती, सोसाइटी, मुआशियात, इंतज़ामिया उमूर में क्या उसका दखल रहा है, यह एक सुनहरा अरबाब है। मैंने इससे कबल आपको बताने की कोशिश की थी कि गुप्त ख़ानदान के लोगों ने सबसे पहले हिंदू धर्म को फ़रोग़ करने में नुमाया किरदार अदा किया। नुमाया किरदार अगर कहें तो मैं आपको बताऊं कि रामायण, महाभारत जैसी बड़ी इपिक दस्तावेज जिसके जरिया न ही बिहार में बल्कि हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में हिंदू धर्म के, हिंदू मजहब के बारे में तफसीली सी जानकारी हमें मिलती है, इसलिए कि महाभारत और रामायण जो दो ग्रंथ है उसको संस्कृत में लिखने का काम भी गुप्त ख़ानदान के वालों ने ही किया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि गुप्त ख़ानदान से पहले भी जो हुकूमतें रही हैं, यानी कि प्री गुप्ता पीरियड में भी देखेंगे और पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी देखेंगे, तो इन लोगों का जो हुकूमत करने का जो तरीक़ेकार रहा है वो तरीक़ेकार जो है वाकई में बहुत ही बेहतर रहा है और हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में खासकर बिहार के सियासत में अगर कदीमी तवारीख़ और मॉडर्न तवारीख़ दोनों को अगर हम शामिल करें तो कदीम भी बहुत ही जो है हमारा सुनहरा रहा है और वर्तमान भी हमारा बहुत ही सुनहरा रहा है। ये शर्फ हासिल है कि इग्नू के बिहार से इसके बारे में हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। मैं तमाम लोगों को इस सिलसिले में कि उर्दू के ज़रिया
हम किस तरीके से हम आप तक पहुंच सकें, इसके लिए सरकारों ने जो रोल अदा किया है वो बेहतर है। और इससे जो लिटरेचर का, जुबानों का जो एक दूसरे में बात करके और एक दूसरे को समाज में रहकर भाईचारगी हासिल हो सकती है। इसीलिए हम गुप्त खानदान को हम देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि इनके जो शुरुआत के जो हुक्मरान रहे, वो सही बात है कि चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वयम, और चंद्रगुप्त द्वयम के बाद अगर कुमारगुप्त के बारे में अगर हम आपके सामने में रोशनी डालें तो गुप्त खानदान हिंदू धर्म को उरूज पर ले जाने के बावजूद बौद्ध धर्म जैसे जो रेसिडेंशियल कॉलेज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे ममालिक में, हम तो कह सकते हैं कि पूरे बर्रे आज़म में जो रोल बिहार का रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी की हैसियत से, जो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जो अकामती यूनिवर्सिटी थी, और वहां पर रह करके बच्चे पढ़ते थे, ना ही कि वो बिहार के बल्कि हिंदुस्तान के इसके अलावा ज़्यादातर जो है गैर ममालिक में, उसमें म्यांमार और चाइना के लोग, काफ़ी लोग आए जिसमें बहुत सारे सयाहकार रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने यहीं से तालीम हासिल करने के बाद पूरे दूसरे ममालिक में जाकर बौद्ध धर्म के वसी करने में अगर नुमाया किरदार अगर किसी का हो सकता था तो वो बिहार ही के नालंदा विश्वविद्यालय से, नालंदा यूनिवर्सिटी से हासिल है। इसका मतलब यह हुआ कि गुप्त खानदान हिंदू धर्म के मजहब को मानने के बावजूद एक बौद्ध धर्म का जो महाबोधि मंदिर जिसको कहते हैं, यह महाविहार के नाम से जाना जाता है, नालंदा विहार, वहां की तामीर करवाया यही गुप्त खानदानों ने। अब गौर कीजिए कि जिस खानदानों ने हिंदू धर्म को वसी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसी तरीके से बौद्ध धर्म को भी वसी करने में, उसको इंक्रीज करने में, डेवलपमेंट करने में किसी तरह का भी कोई भी कमी नहीं किया। और जबकि कनिष्क के जमाने में, यानी कि हम कहें कि चंद्रगुप्त के पहले यानी गुप्त खानदान से पहले जो विरासत में मिले थे, वो विरासत में जो हुकूमतें मिली थी उनको जागीरदाराना की हैसियत थी। जो जागीरदाराना जो हैसियत जो थी वो श्री गुप्त के में और घटोत्कच के रूप में शक्ल में मिली, लेकिन जागीरदाराना हासिल होने के बावजूद भी उन राजाओं ने जो शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो मुझे ये बात समझ में आती है कि उन लोगों ने अपने लक़ब को बहुत अहमियत दिया। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी हुकूमत करने वाले अगर कोई अपने लक़ब में कोई ऐसा लक़ब रखे जिसमें बहादुरी नजर आती है, जिसमें उसके कारनामे नजर आते हैं, तो राजाओं का, बादशाहों की एक खसलत होती थी कि वो अपनी किए हुए कारगुजारियों को किसी न किसी शक्ल में अवाम के बीच लाने की भरपूर कोशिश करती थी। और आप इसी तरीके से आप देख लेंगे
तो आपको ये बात समझ में आएगी कि समुद्रगुप्त के हुकूमत में उन्होंने अपने आप को कविराज का हैसियत दिया। क्या मतलब हुआ? शायरों का शायर, यानी कि कवि कहते हैं शायर को, और राज या राज का शायर। जो बादशाह अपनी जिंदगी में वो अपनी इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर और सियासत, यानी कि मुआशियात, मुआशरा और सकाफत और सियासत को तरवीज और को आगे बढ़ाने के लिए दिन भर लगा रहा है, वो शख्स जो है अपनी हैसियत को मनवाने के लिए कभी 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 राज के रूप में आता है कि एक बहुत बड़ा शायर हूं। अगर उनके सिक्के को अगर हम देख लें तो आपको ये महसूस होगा कि किसी भी जो भी हुक्मरान होते हैं उनकी एक बड़ी खूबी होती है। इसीलिए तवारीख के कदीमी तवारीख को जानने के लिए हमें जो तरीक़ाकार को बताया गया है कि उसमें एक तो है कि इंस्क्रिप्शन के जरिया, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? लेखनी के जरिया, लिखावट के जरिया। अब लिखावट जो है हम और आप जानते हैं कि मौर्य हुकूमत में लिखने की परिपाटी, लिखने का रिवाज बिल्कुल नहीं था। वो जो लिखा करते थे वो लिखा करते थे पांडुलिपि कहलाता था, या नहीं तो दरख्त के पत्तों पर लिखा जाता था, और या नहीं तो पत्थरों के ऊपर फरमान को जारी किया जाता था। इसीलिए हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि अशोक के हुकूमत में करीब 14 इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख जो हासिल हुए हैं, उस इंस्क्रिप्शन को पत्थरों के ऊपर खुदाई मिला है। इससे तवारीखदानों का लोगों का यह मानना है कि उस वक्त कलम और कॉपी का यानी कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हो सकता है कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पेपर पर, कागजों पर लिखने की शुरुआत मौर्य काल में अशोक के जमाने तक नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो उनको अपने फरमान को भेजने के लिए, अपने फरमान को लोगों आवाम के बीच में रखने के लिए उनको क्या जरूरत थी कि वो पत्थरों पर लिखते, अपनी पांडुलिपियों पर लिखते, हस्तलिपियों से लिखते। इसका मतलब ये हो गया कि अशोक के जमाने के बाद जो है ये हुआ। और इसकी जो है 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी, कुछ लोग मतलब कि 400 साल के बाद कहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है मेसोपोटामिया से हुई, और जब जिसका पहला लिखने का जो और कागज का जो इस्तेमाल बेबीलोन के लोगों ने किया, जिसका क्यूनीफॉर्म का नाम दिया गया। मैं उस जगह पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में, खासकर बिहार में, हमने पहले भी आपको ये बताने की कोशिश की थी कि हिंदुस्तान के बिहार को ये हासिल है कि आपको जाकर डेमोक्रेसी और मोनार्की, ये दोनों जो हिस्से जो है बिहार से ही कायम हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी जिसको जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत जो हिंदुस्तान में आज राइज है, इसका मतलब यह है कि चंद्रगुप्त खानदान में जब चंद्रगुप्त
अव्वल की शादी लिच्छवी गणराज से हुई थी, तो उस वहां पर जो है कोई रिपब्लिकन नहीं थे, वहां गणतांत्रिक यानी कि जमहूरियत थी, जिसका सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर जमहूरियत का देखने को मिलता है तो वो बिहार से मिलता है, जिसको लिच्छवी खानदान के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लिच्छवी खानदान जमहूरियत का सबसे पहला जननी है, तो तवारीख दानों का इसके पीछे नहीं, आप लोगों के सामने लाने के पीछे क्या वजह है? अगर एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों को लिखने की परिपाटी, लिखने का जो हुनर मौर्य काल के बाद हुई, और मौर्य काल के बाद हुई दौर के बाद हम उसके 500 साल के बाद हम देखें तो गुप्त खानदानों ने जो संस्कृत का, देवनागरी का जितनी तेजी के साथ, ब्राह्मी मतलब के इंस्क्रिप्शन का जो तेजी के साथ उनका नुमाइश किया है, यह सुनहरा अरबाब में लिखा जा सकता है। आप तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बिहार में जो गुप्त खानदान थे, इसमें कहीं पर से गुरेज नहीं है कि तवारीख दानों का जो एक हुजूम वो मगध को नहीं मानते हैं कि वो मगध का जो है ये वहां से शुरुआत हुई। लेकिन इससे कबल हमने बताया था कि श्री गुप्त का अगर आप देखा जाए तो उन्होंने जो है बिहार के ही से ये किया, लेकिन चूंकि उस वक्त बिहार में आज से करीब आप ये समझ जाइए कि आज से 2003 साल, 2000 के लगभग 2000 साल के पहले अगर आप देखिए तो बिहार और यूपी में क्या क्या मतलब ये था, कोई ये नहीं था। आज बिहार जो थे वो बंगाल का हिस्सा था, उड़ीसा का हिस्सा बाद में हुआ, फिर उसके बाद बिहार अपना इंडिपेंडेंट हुआ। हम ही लोग के जमाने में बिहार को झारखंड ये हुआ। तो इससे बहस बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि गुप्त खानदान का असल जगह किस जगह से वो अपनी हुकूमत की शुरुआत की। मैं अगर, चूंकि मगध जो है एक ऐसा राज था जहां पर आप देख लीजिए कि आपको जाकर के नंद वंश इसी मगध से हुकूमत कर रही थी, ये मौर्य वंश यहीं से हुकूमत कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि ये गुप्त खानदान भी बिहार से ही हुकूमत कर रही थी। और इसका जीता जागता मिसाल ये है कि समुद्रगुप्त ने मगध को सबसे पहले अपनी राजधानी बना दी। क्यों? कि समुद्रगुप्त जो है जो बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहे थे, बहुत तेजी, उनका जो को नेपोलियन कहा गया, बहुत तेजी के साथ अपने हुकूमतों को जो है फरोग दे रहे थे। ये जो समुद्रगुप्त थे अपना दक्षिणी इलाका, पूर्वी इलाका, पश्चिमी इलाका, ये सारे जगह पर इन्होंने हुकूमत किया। और अब इसी बीच में मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगा कि क्या बिहार का ये गुप्त खानदान ये कोई पहला खानदान था? नहीं, उससे 500 पीछे आप चले जाइए, मौर्य खानदान जो था वो भी बिहार का। इसमें तो कोई भी तवारीखदानों का कहीं पर से मतभेद नहीं है, कोई नजरिया में एकदम बिल्कुल इख्तलाफ बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि मौर्य खानदान जो थे वो चंद्रगुप्त, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये चंद्रगुप्त जो है 321 में उन्होंने हुकूमत करना शुरू किया। और कब हुकूमत करना शुरू किया? जब सिकंदर आजम यूनान से भारत आया और यही गोदावरी नदी के पास जो है वो पार भी नहीं कर पाया,
इसका मतलब ये हुआ उनको जो है यहाँ पर आना और इनका सपना तोड़ना जो है वो क्यों, इसलिए कि उनके पास, चंद्रगुप्त के पास, उसका वजीर आजम चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इत्तेफाक की बात यह है कि वो भी जो है बिहार का ही रहने वाला था। अब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत को समझने के लिए अगर किसी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात मैं कहता हूं, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरे बर्रे आदम में, पूरे गैर ममालिक में उतना मशहूर है, जो पूरे आपको देखने में तो लग रहा है कि उनका जो है अर्थशास्त्र जो लिखा है उन्होंने, तो उसके बारे में ये हो रहा है कि भाई ये जो है इकोनॉमी के बारे में बताया गया है ना, नाम उनका रखा गया है अर्थशास्त्र, लेकिन वो जो है कि तरीक़ेकार, यानी कि एक हुकूमत, एक राजा किस तरीके से हुकूमत कर सकता है, उसके पूरे तरीक़ेकार को बताया कि किस तरीके से एक राजा के लिए उसको हुकूमत करनी चाहिए, एक राजा के पास क्या होना चाहिए। उसने सबसे पहले जो है क्या दिया, कोरोनेशन सेरेमनी दिया, यानी कि किस तरीके से राजा को राजाभिषेक यानी कि राज की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद जो है क्या दिया, 7 सिद्धांत दिया कि एक राजा के लिए क्या क्या चीज का होना चाहिए। उसने बताया कि एक राजा होना चाहिए, उसके बाद उसकी मंत्री होना चाहिए, उसके बाद उसका किला होना चाहिए, उसके बाद उसका पब्लिक होना चाहिए, उसका दोस्त होना चाहिए, उसके बाद जो है दंड की व्यवस्था यानी कि सजा की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। ये जो सियासत करने का जो हुनर अगर किसी के जरिया मालूम होता है पूरे बर्रे आदम में, पूरे ममालिक में, तो ये कौटिल्य जो देते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिससे ये मालूम होता है कि पूरे हिंदुस्तान में, खासकर बिहार से ही, और इसके बारे में एक उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी है, ताकि लोग, अब आप सोच लीजिए, उन्होंने कहा कि राजा कैसा होना चाहिए, यानी कि राजा जो है उसको बेहतर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, दिमाग का मतलब कि अच्छी दिमाग वाला होना चाहिए। राजा ऐसा ना हो कि वो जो है किसी दूसरे लोगों के प्रति उसका रुझान बिल्कुल ही अच्छा ना हो। और यही वजह है कि अगर मौर्य वंश में, मौर्य खानदान में अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अशोक जो बौद्ध धर्म का मानने वाला था, लेकिन वो बौद्ध धर्म के मानने के बावजूद वो हिंदू धर्म का फरोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ा, किसी तरीके का कमी नहीं छोड़ा। और ऐसा नहीं था कि इससे पहले जो उनके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो 321 से लेकर के 285 ईस्वी पूर्व में जो मतलब कि बीसी में जो ये किया, उसके बाद जो है बिंदुसार जो 299 से लेकर के 214 तक हुकूमत किया, और 214 के बाद आप देखेंगे कि अशोक 273 में से लेकर के 36 साल 36 तक जो है हुकूमत किया। तो ये जो हुकूमत जो किया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि चंद्रगुप्त जो थे वो अशोक के दादा थे। इनके वालिद कौन हुए? बिंदुसार हुए। और ये भारत का, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती को देखिए कि जिस मौर्य वंश के लोगों ने हुकूमत करना शुरू किया, तो ये चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, और उन्हीं के जमाने में, यानी कि आप देखिएगा कि 6ठी शताब्दी में 2 धर्मों का हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ शुरुआत हो रही है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। और आपको खुशी होगी इस बात को जानते हुए कि मौर्य खानदान जो थे
वो दो दो एक खानदान होने के बावजूद उसका जो है शुरुआती जो हुक्मरान थे जिसको चंद्रगुप्त कहते हैं वो जैन धर्म को मान रहे हैं, बिंदुसार बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। क्या खूबसूरती है भारत की और खासकर बिहार की। इसको अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ये बात, सवाल ये उठता है कि ये सब सारी मतलब की जो बातें जो हैं हमें कहां से पता चल रही है। हमें पता चलते हैं कि ये सारी किताबें उसके बारे में जो है हमको सारा बात जो है वो इंस्क्रिप्शन से मालूम हो रहा है, उसका मेगा स्थानीय से मालूम हो रहा है, उसके बाद जो है जो इंस्क्रिप्शन जितने इंस्क्रिप्शन लिखे गए उससे मालूम हो रहा है, और जितनी बातें जो हैं उसको आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। उसी बीच में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये मौर्य वंश को अगर हम देख ले तो अशोक जो अपने हुकूमत के 8 साल के बाद उसने कलिंग युद्ध किया, और कलिंग युद्ध जो है खारवेल से किया, और खारवेल के करने के बाद जो है उन्होंने एक किसी कोई तवारीखदार तो इतना तक कहते हैं कि 1 लाख तक जो है लोग उसमें शहीद हो गए, खत्म हो गए, मर गए, और कुछ लोग उससे ज्यादा बोलते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब यह है कि जो हुकूमत जो अशोक जिसकी बहुत जबरदस्त जीत हुई थी, उस जीत के बाद अफसोस करने की क्या वजह बन गई अशोक को, और उसके बाद उसने किसी तरीके का ये हुकूमत नहीं, लड़ाई नहीं लड़ी, कोई तरह का फिर उसके बाद लड़ाई नहीं लड़ी, और उन्होंने एक नई चीज को दिया, धर्म, यानी कि जो जिसका धर्म है उसको अपने सही तरीके से माने। धर्म का मतलब धर्म मजहब नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है कि जो आदमी जिस तरीके से अपने मजहब को मानता है उसको सही तरीके से माने, यानी कि वो उसका धर्म है। अब आप गौर कर लीजिए, अब अशोक जो इस बिहार का रहने वाला, मगध का रहने वाला, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि क्या विरासत हमको मिली है बिहार वालों को, कि अशोक जैसा आज जो है बिहार का अशोक जो मगध का था आज जो है वो नेशनल चिन्ह बन गया, उसका जो है अशोक चक्र के नाम से। आप बौद्ध धर्म का इन्होंने इतना हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आज जो है 57 मुल्क बौद्ध धर्म के ये है, अपने बेटा बेटी संघमित्रा महेंद्र को, बेटा बेटी को, सब लोगों को अपने मजहब को फैलाने में उन्होंने बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अब गौर कर लीजिए कि जो शख्स जीत की हासिल करने वाला हो, जो शख्स अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाला हो, उस शख्स को हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, और अपनी जिंदगी को पूरे वेलफेयर में लगा दिया। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी हुक्मरान आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो अपनी जिंदगी को जीतने के बावजूद उसने वेलफेयर का, पब्लिक वेलफेयर का काम किया हो। ये आपको कोई दूसरे शासक के रूप में आपको नहीं मिलेगा। ये बिहार से अगर आप ये देखिए तो यहीं पर जो कौटिल्य, जो इनका जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य है, जो चंद्रगुप्त है, यही है कि यहीं से पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो तक्ष ने मतलब हासिल किया था, उस तक्ष ने उसमें वहां पर वो उस्ताद की हैसियत से थे। जीवक जो बिहार का रहने वाला, जहां पर वहां पर वो मेडिकल का सबसे बड़ा मतलब कि जो है ये आज के जमाने में डॉक्टर कहिए तो ये भी बिहार को हासिल था। मैं अब तमाम लोगों को, मैं चूंकि आज जो क्लास है मैं मुआवजा करना चाहता हूं कि बिहार में जो 2 वंश जो थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त
ये अशोक के नाम से जो जो जाना जाता है, उनके आखिर जो है क्या वजह थे कि इतनी तेजी के साथ हुक्मरान करने में। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आपको मैंने इससे कबल मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त जो बिहार का रहने वाला था और कौटिल्य भी बिहार का रहने वाला था, तो उन्होंने अपने हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड दोयम जो चंद्रगुप्त खानदान था, शादियात के जरिया अपने जगह को बढ़ाया, अपने अपने बढ़ाव करता गया, डेवलपमेंट करता गया, उसी तरीके से चंद्रगुप्त को आप अगर देख लें तो आपको समझ में, हेलन से शादी किया। हेलन जो है वो बहुत बड़ा जो है सिकंदर का जो है वजीर आजम था, नाम याद नहीं आ रहा है अभी, वजीर आजम था, उसी की बेटी से जो है चंद्रगुप्त को शादी कर दी गई। और शादी करने से क्या मिला? दहेज में उसको अफगानिस्तान की जगह मिले, काबुल, कंधार वगैरह, और पाकिस्तान का हिस्सा मिला। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान, चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो कौटिल्य ने अपने जिंदगी में उन्होंने जो शुरुआत किया, और उस शुरुआत को उन्होंने 3 बर्रे आज़म में हुकूमत कर रही थी। इसलिए कि आज जो ग्रीक में जो है कई इंस्क्रिप्शन, कई अभिलेख जो मिले हैं, और मिलने के बाद जो है ये पता चला कि चंद्रगुप्त का जो शुरुआती दौर था मौर्य खानदान का, वो बड़ा ही मतलब के जो है बेहतर मतलब के ये किया है। अब आपको वो जो है अशोक को मैंने कहा कि 14, किसी लोग जो है ज्यादा बताते हैं, लेकिन अशोक का अगर 13वां शिलालेख यानी कि जो पत्थर में जो खुदाई की जो है, उससे पता चलता है कि कलिंग की जो लड़ाई जो थी, उस कलिंग में जो है 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। ये जानकारी जो मिल रही है वो खुद जो है अपनी जिंदगी में उसने कलिंग विजय में जो है वो कहाँ लिखवाया? 13वां शिलालेख यानी पत्थर के जो लेख में जो मिला है, और उससे पता चलता है। क्या क्या मतलब ये हुआ? उसको किस चीज का पश्चाताप हुआ, किस चीज का उसको तकलीफ हुई कि भाई इतना खून बहाने के बावजूद भी, इतने लोगों को शहीद हो जाने के बावजूद भी अशोक ने क्यों मतलब कि ये किया? उन्होंने कहा कि जिस आवाम के लिए हमको जिंदगी गुजारनी है, अगर वही आवाम ही नहीं रहेगा तो हम ऐसी हुकूमत करके क्या करेंगे? सोच लीजिए कि क्या मतलब कि उनका फिलॉसफी था। उस फिलॉसफी को देखते हुए अगर आप ये समझ जाइए तो उनका जो है उसके बाद जो है उन्होंने जितनी भी जो आबाओ अजदाद के जरिया विरासत में मिले थे, जो उनको हुकूमतें मिली थी, उस हुकूमतों को वो बढ़ाया नहीं, बल्कि उसमें जो है वेलफेयर का काम, उसमें रफाया आम के लोगों के लिए काम करते रहे। और काम का ये हुआ कि जितनी जगह सराएं बनाई, उसके बाद जो है पेड़ पौधे लगवाए, उसके बाद नहर खुदवाई, आपको जो ये नहर खुदवाई, आपको झेलम झेलम ये क्या नाम है, बहुत सारी नद जो आज जो देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने जो है गुजरात में जो एक नदी ये बांध जो बनवाया था, सुदर्शन सुदर्शन झील, आज सोच लीजिए कि उसी की ये चंद्रगुप्त की ही देन है। उसके बाद अशोक ने उसको मुरम्मत करवाया, और उसके बाद गुप्त खानदानों ने, स्कंद गुप्त ने उसको उस जमाने में बहुत अपनी पूरी
तारीखदानों का तो ये इतना कहना है कि स्कंदगुप्त के जमाने में जो था वो सिंचाई का काम बहुत तेजी के साथ जब बढ़ रहा था तो उसमें उसकी हालत बड़ी खस्ता हो गई, और खस्ता होने के बाद जो है वहां पर अपना पूरा काम जो है मुस्तैदी के साथ उन्होंने किया और आज उसको ये किया। लेकिन किसी भी उरूज के बाद जवाल का जो है ये होना जरूरी होता है। इसीलिए अब जो है अगर आप देख ले कि अशोक के बाद जो है एक बैग जो है ये मौर्य खानदान का जो है वो बिल्कुल जो है खात्मा होना शुरू हो जाता है। इसके मतलब के कुछ वजूहात मतलब में जो है ये कहे जाते हैं कि गुप्त के उस जमाने में बहुत सारे ऐसे जैसे चोल, पांड्य, सतपुत्रा, ये सब सारे राष्ट्र, आंध्र, भोज, यवन, कंबुज, गंधार, ये सब सारे जितने भी जागीरदाराना थे वो बड़ा ही मजबूत थे, यानी कि वो हैसियत की वो जो है महाराज की हैसियत रखते थे। इससे कबल मैंने कहा था कि गुप्त खानदान वालों ने जो अपने आप को जैसे श्री गुप्त घटोत्कच ने अपने आप को सामंत यानी जागीरदार होने के बावजूद भी वो शख्स अपने आप को कहीं पर महाराज कह रहे हैं, कहीं पर महाराजों का महाराज कह रहे हैं, कहीं पर वो जीतने वाला महाराज कह रहे हैं, कहीं पर कविराज कह रहे हैं, कहीं पर जो है विक्रमादित्य कह रहे हैं। इस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को लक़ब लगाया और लक़ब से जो है वो अपनी जिंदगी को जो है आगे बढ़ाया। भारत में भी लक़ब की अहमियत इतनी है कि जब अंग्रेज जब आए भारत में तो उन्होंने दो तरह का लक़ब उन्होंने इस्तेमाल किया। मुसलमानों के लिए खान बहादुर का लक़ब इस्तेमाल किया और हिंदुओं के लिए राय बहादुर का नाम इस्तेमाल किया। तो दोनों ने जो है दोनों लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने लक़ब का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये होता है कि लक़ब से किसी भी शख्स का उसके कारनामे, उसको अच्छाइयाँ, सारी चीजें जो है आपको समझ में आता है। अगर कोई नाम राम का लगता है कि राम खिलावन सिंह, इसका मतलब यह है कि उसकी आस्था राम से ज्यादा है। अगर किसी का नाम लक्ष्मण है तो यह होता है कि लक्ष्मण राम का बहुत बड़ा आज्ञाकारी था, बहुत बड़ा फरमाबरदार था। उसी तरीके से आप देखेंगे कि सीता, उसी तरीके से मुसलमानों में भी देखिएगा कि हर लोग जो है मोहम्मद फला, इसलिए कि उनके अनुकरण पर चल करके, उनके नक्शे कदम पर चल करके हम हुकूमत को आगे और लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे कबल जो है पानी हमने इससे कबल जो है आप लोगों के बीच में मैंने गुप्त खानदान के बारे में पूरी तफसील के साथ हमने बताया था, और कल इंशाअल्लाह मैं गुप्त खानदान के दौर हुकूमत में मुआशियात, मुआशरा, सकाफत और सियासत किस तरीके से थी, इसके बारे में हम रोशनी डालेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो इससे कबल जो आप लोगों के बीच में से जो कुछ भी बात है उसको मैं बताना मैं चाह रहा था कि अब आप देख लीजिए कि गुप्त खानदान सुनहरा अरबाब जो था उसको जो है सारी चीजें आपको देख रहे हैं कि आपको कभी सिक्के के शक्ल में मिलेगी, कभी आपको जाकर के इंस्क्रिप्शन के शक्ल में मिलेगी, और किसी का जो है ये सकाफती से मिलेगी कि भाई किस तरीके से लिटरेचर में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो हम ये देखते हैं कि कनिष्क के बाद
हम और आप जानते हैं कि कनिष्क की हुकूमत ज्यादातर जो है वो कश्मीर में थी, जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे, और बौद्ध धर्म के ताल्लुक होने के बावजूद वो उनके, जाहिर सी बात है कि कनिष्क जो है वो गैर मुल्की था, तो उसको जो है हुकूमत करने के लिए हिंदुस्तान के समाज, हिंदुस्तान के समाज, हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलजुल कर हुकूमत करना चाहते थे। इसीलिए उनकी जो भी मतलब के सिक्के मिले हैं वो प्योर गोल्ड के मिले हैं, जिसमें एकदम क्या बोलते हैं, शुद्ध, अब शुद्ध ये सोने का है। लेकिन क्या हुआ, गुप्त खानदानों ने जो है उसका जो है नकल तो किया, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है मिलावट थी, और लेकिन फिर भी उनके सिक्के जो है, उनके सिक्के के जरिया से जो है हम तवारीख को आप पता लगा सकते हैं, उनके इंस्क्रिप्शन से, उनके लिटरेचर से, उनकी कारीगरी से, और उनके सयाह नामों के जरिया जो लोग जो आए, और वो जो है, मैंने इससे कबल आपको बताया था कि जितने भी जो है गुप्त खानदान के बारे में हम, कोई भी आदमी अगर अपने किसी बात को बताना चाहता है तो वो जो है बगैर उसके जानकारी के जो है तीन चार बहुत मतलब के अहम पहलू हैं। एक है कि सिक्के के जरिया, हम सिक्के को लेते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि आज भी एक सिक्के के जरिए के सिक्के से हम भारत की पूरी स्थिति को हम बता सकते हैं। अगर सिक्का सोने का है तो इसका मतलब ये हमको लगा लेना चाहिए कि उस वक्त जो है गुप्त खानदान में मुआशियात यानी कि इकोनॉमी बहुत ही मजबूत होगी। अगर हम देखते हैं कि उस वक्त जो है अगर सिक्के पर वैष्णव धर्म की मतलब के जो है कोई ये है, कृष्ण की या राम की या किसी कार्तिकेय की अगर कोई मूर्ति अगर है तो इसका मतलब होना चाहिए कि उस जमाने में हिंदू धर्म बहुत तेजी के साथ मतलब फ्लोरिश कर रहा था। उसी तरीके से अगर हम ये देखें कि उनके जितने भी जो सिक्के थे वो 142 ग्रेन के थे, और कुछ तो 165 ग्रेन के मतलब के थे, लेकिन उस सिक्के पर अगर आपको देखना है तो उस सिक्के के जरिया आप पूरी तवारीख, रामगुप्त का अल्तेकर साहब ने ये कहा कि उनके बारे में कोई लिटरेचर, कोई सकाफती, कोई इंस्क्रिप्शन किसी तरीके का नहीं मिला कि ये समुद्रगुप्त का बेटा कोई रामगुप्त था जो चंद्रगुप्त के जमाने में ये हुआ। उनके बारे में अब चूंकि बहुत कम तवारीख मिलती है, लेकिन एक बात कही जाती है कि समुद्रगुप्त का जो है बड़ा बेटा जो है रामगुप्त था, जो बहुत कम दिनों का था, और वो जो है वो कुछ ये एक शासक था, शख्स सातवाहन ने उसके जो है उसको इतना मतलब कमजोर हुक्मरान था कि उसकी बीवी जो थी जिसका नाम ध्रुव देवी थी उसको उठाकर लेके चला गया। तब वहां पर बहुत ज्यादा खलफशार मच गया कि बताइए कि जो शख्स जो खानदान हुक्मरान अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता है तो वो जो है हिंदुस्तान के कैसे ये करेगा। तब उसके बाद ये बात जो है चंद्रगुप्त बहुत ही मजबूत था, उसने क्या किया कि जाकर के हमला किया। कुछ लोग कहते हैं कि सपेरा बन करके वो गए और जाने के बाद जो है उनकी बीवी को उठा के ध्रुव देवी को लाया, और लाने के बाद जो है अपने क्या नाम उसी से ध्रुव देवी से उन्होंने शादी मतलब किया। तो ये सारी बातें जो मुझे जानकारी होती है वो सिक्के के जरिए से ही मालूम होती है। उसी तरीके से इंस्क्रिप्शन यानी कि नवेसी, आप ये देख लीजिएगा कि आज का पहले जो है हम लोग जो है मौर्य वंश खानदान में जो है पत्थरों पर लिखे जाते थे। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त सेकंड आए तो मेहरौली में लोहे पर लिखा। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे फरमान जो है वो पेपरों पर लिखे गए। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में गुप्त खानदान ने 42
मजमून निगारी जो है वो ये इंस्क्रिप्शन लिखा, जिसके जरिया जो है उसके गुप्त खानदान की जानकारी का एक अहम रोल है। और यही वजह है उसमें भीतरी इंस्क्रिप्शन जो स्कंदगुप्त के जरिया जो है जो हुनों पर हमला हुआ था, उसके बाद मंदसूर इंस्क्रिप्शन जो है जिसमें आर्ट यानी के क्या बोला जाता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर जो है पेंटिंग वगैरह पर बहुत अच्छी बात है कि गुप्त खानदान अगर आर्ट में अगर मजबूत था तो आखिर कौन से। उसके बाद जो है आप इंस्क्रिप्शन के जरिया जो बियाना होल्ड से जो मिले हैं, जो 1949-50 में जो 2200 के सोने के जो सिक्के एक जगह से मिले हैं, इसका मतलब ये है कि हुकूमतें जो है करने के लिए बहुत ही तादाद में उन लोगों ने सोने का सिक्का को राइज किया। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि गुप्त खानदान के लोगों ने सोने का सिक्के का जो है तामीर में बहुत अहम रोल किया, बल्कि चांदी कम उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हम इस बात के ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि गुप्त खानदान की एक बड़ी खूबी मैं बताना भूल गया कि जैसे आप देखेंगे कि रामायण काल में भगवान राम जिस तरीके से अश्वमेघ यज्ञ यानी कि घोड़े को छोड़ देना और जो आदमी बंदा उसको पकड़ लिया, इसका मतलब यह है कि उसने मेरी चुनौती को कबूल किया। आप याद होगा कि रामायण काल में आपको राम के दौर में उनका बेटा ही लव कुश ने उनको रोक दिया था। उसी तरीके से अश्वमेघ यज्ञ जो है गुप्त खानदानों का जो है वो ये दौर हुकूमत को वसी करने में बहुत ही नुमाया रोल अदा किया है। यानी कि जहां तक वो जाती थी और वहां जहां तक लोग जो है उसको जो लोग अगर उसको ये उस घोड़े को पकड़ लिया, इसका मतलब यह है कि उसको उस राजा से उसको चुनौती दिया, यानी कि उसको ललकारा और ललकारने के बाद जो है वहां पर उससे लड़ाई होती थी। तो ये जो है बहुत सारी चीजें हम आपको गुप्त खानदान और ये मैंने आज का जो टॉपिक का जो है हमने जो चुनाव किया, मैं इसलिए इस पर ज्यादा मैंने जोर दिया है कि जिस जगह से मैं आपको ये आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ वो बिहार है, और बिहार की क्या हैसियत रही है, मैं इसीलिए मैं इन दो राजाओं के जरिया कि गुप्त और मौर्य साम्राज्य, ये दोनों खासकर जो है बिहार से ताल्लुक है। और जिस जगह से हम अपनी बातों को मैं कह रहा हूँ वो जगह ही जो है अशोक का जो है जगह है। इसलिए मैंने ये मैं आपके सामने कुछ रूबरू होने का मैंने कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ अपने मशवरा देकर हमको हौसला अफजाई करेंगे। तो इसके बाद जो है हम आपको ये कोशिश करना चाहेंगे कि गुप्त खानदान के बारे में पूरी जानकारी, इनके पूरी जानकारी जो है वो जो है इलाहाबाद में एक इंस्क्रिप्शन है जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। उस प्रयाग प्रशस्ति का एक बहुत खूबी यह है कि उस पर जो है अशोक ने भी लिखवाया, उस पर जहांगीर ने भी लिखवाया। और एक बात और मैं बता दूं कि आपको जानकर खुशी होगी कि यानी कि दीवानी और फौजदारी, ये दोनों तरह का जो मतलब कि जो ये केस जो मुकदमा होते थे, इसकी भी शुरुआत करने की अगर किसी खानदान को शर्फ हासिल है तो वो है गुप्त खानदान का। इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह अगले क्लास में हम उस पर पूरा हम ये करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हिंदुस्तान का ये समुद्रगुप्त एक ऐसा मतलब कि ये हुक्मरान रहा है कि जो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जो है उसका हुकूमत था, किसी न किसी शक्ल में वो था। अगर वो और उन्होंने जो है बिहार को अपनी राजधानी बनाया, यूपी को अपनी राजधानी बनाया, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। जिस तरीके से जितने भी जो राजधानी जो है वसी करने का मतलब यह है कि पहले के ज़माने में कोई प्लेन तो था नहीं,
एरोप्लेन तो था नहीं कि गए और जाकर के चले गए, तो कहीं भी जाते थे तो वहीं पर जो है आगे बढ़ने में उनको सहूलत दस्तयाब हो, इसलिए उन लोगों ने ये कोशिश किया कि हम जो है वह राजधानी को बना ले। इसीलिए जिस तरीके से बिहार में इससे पहले 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक बिहार तो है ही है, एक झारखंड, उसी तरीके से यूपी का भी यही मामला था कि गर्मी के दिनों में झारखंड में हुकूमत करते थे, वहां से हुकूमत सियासत चलता था, और जाड़े के दिनों में बिहार से। तो इस तरीके से जो है हुकूमतें चलाने के लिए राजधानियों का वसी करना उस जमाने में 2000 वर्ष कई साल कबल, इसका मतलब ये है कि उनका जो मकसद था वो तेजी के साथ वो आगे बढ़ाने का। और मुझे जो बात समझ में आती है कि गुप्त खानदान में जो सबसे ये सारे सुनहरा अरबाब अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें इस तरीके से मिलते हैं कि गुप्त खानदान के कुमार गुप्त ने सबसे पहले हिंदुस्तान नहीं पूरे मुल्क का रेसिडेंशियल स्कूल, जहां पर वेद पुराण के साथ साथ वहां बौद्ध धर्म की भी पढ़ाई होती थी। और ये आपको खुशी हासिल होगी कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देख लें तो एक आपको नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय, ये 2 ऐसे क्या नाम है यूनिवर्सिटियां हुई हैं, उसको भी बिहार के में ही मतलब के ये किया, और जिसका श्रेय जो है जिसका जाता है वो कुमार गुप्त को। कुमार गुप्त जो है हिंदू धर्म को मानने के बावजूद वो बौद्ध धर्म को, वो इस कॉलेज यूनिवर्सिटी का खोलना, इसका मतलब ये थे कि वो सहिष्णु थे। सहिष्णु का मतलब क्या हो गया कि सभी मजहबों को वो इज्जत देते थे, सभी मजहबों को वो सम्मान देते थे, रेस्पेक्ट करते थे। और इसी वजह कर आज गुप्त खानदान अपने जो जाने जाते हैं, वो अपने जितने भी जो होते हैं खानदान, उनकी एक अलग अलग खूबियां होती है। अगर गुप्त खानदान के बारे में कहे कि समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा शायर था। अरे भाई, जो हुकूमत करेगा वो तो बहादुर होगा ही, वो तो इंतजामिया अमूर में आगे होगा ही। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि अगर समुद्रगुप्त की कौन सी ऐसी खूबी है, तो वो जो है उसको मतलब ये होगा कि वो समुद्रगुप्त एक जो है शायर राजा था। अगर आपको ये कह दे कि चंद्रगुप्त का क्या हैसियत थी, चंद्रगुप्त सेकंड की क्या हैसियत थी, तो उसमें यह कह दिया कि फौजदारी, ये यानी कि कानून के मामले में, कानून जो है जैसे मनुस्मृति, नारद जैसे मतलब कि जो है राइटर, रचयिता, लिखने वाला, ये जो है चंद्रगुप्त के जमाने में हुई। अगर आपको ये कह दे कि विक्रमादित्य की क्या हैसियत रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त कुमार गुप्त की हैसियत ये रही है कि उन्होंने बहुत तरह का सिक्के राइज किए, इसमें कहीं तो राय नहीं है। लेकिन अगर उसमें यह देखा जाए कि कुमार गुप्त ने क्या किया कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी खोल दिया, और उस नालंदा यूनिवर्सिटी का यह हैसियत थी कि उसके अगल बगल में जितने भी है, आनंदपुरी, उदयपुरी, या अभी गया का जो है जो वज्रासन विश्वविद्यालय, जहां पर भगवान बुद्ध आकर के वहां पर योगा करने की तरकीब और तरीका जो वहीं से सीखा था। और उसके बाद जो है आप देख लीजिएगा कि उदयपुरी ठीक नालंदा के बगल में है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि अभी हमारे वजीर आला ने मतलब के एक नए मतलब के यूनिवर्सिटी का जो है ये किया है, जिसको कहते हैं घोड़ा घाट। घोड़ा घाट जो है एक मतलब बहुत मतलब कि ये है। उसके बाद जो है ये राजगीर में एक नया मतलब के यूनिवर्सिटी का जो है ये बौद्ध यूनिवर्सिटी ये हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी बौद्ध धर्म से ताल्लुक और हिंदू धर्म से ताल्लुक जो भी ये क्या नाम है यूनिवर्सिटियों को देखने का जो मतलब कि ये हुआ है, तो वो जो है बिहार से ही हासिल है और बिहार को ही जाता है। इसी तरीके से ये दोनों मतलब के जो अब आप देख लीजिए कि समुद्रगुप्त ने जो है 8 तरह के सिक्के को राइज किया, और वो तमाम सिक्के जो है अपनी शक्ति को, अपनी
सलाहियत को मुजाहरा कर रहे हैं। अगर वो एक सिक्के पर अगर वो कर रहे हैं कि वो तीर चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वो शख्स तीर चलाने में बहुत ही बड़ा माहिर था। अगर ये देखा जाए कि वो कोई जो है वो शख्स जो है अश्वमेघ यज्ञ प्रकार का सिक्का अगर मतलब कि ये किया, जो घोड़े पर सवार होकर के इसको ये किया, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा चुनौती भरा मतलब कि जिंदगी गुजारता था और अपनी चुनौती वो पेश करता था। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो सिक्के जितने भी जो मिले हैं, जैसे वो जो मिले हैं वो सिक्कों से आप उसकी हैसियत और हकीकत को जो है आपको जानने में ये सरकारों का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है। और इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का जो है नेपोलियन अगर कहा जाए तो कोई मतलब कि इसमें गुरेज नहीं है। और इसीलिए इसको जो है बहुत सारे मतलब के जो है ये यानी कि अगर आप ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के इतिहास की शुरुआत करने का श्रेय अगर जाता है तो वो जो है ये गुप्त खानदान को जाता है, जिसमें उन्होंने तमाम गुणों का, तमाम धर्म का, तमाम लिटरेचर का और तमाम जो है ये चीज़ों का बहुत तेजी के साथ तामीर किया और जिसको हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक नुमाया किरदार के लिए अगर जाना जाता है तो वो गुप्त खानदान है। शुक्रिया।